चालू है सर? बघेल ट्यूटोरियल ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आइए साथियों, कल की सुर्खियों पर विचार करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारी सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं। आज हम लोग का दो विषय है। पहला विषय है, ये आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मितान योजना, और जो दूसरी विषय है वो है छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो आइए पहले विषय को देखते हैं, मुख्यमंत्री मितान योजना को। तो मुख्यमंत्री मितान योजना को आप देखेंगे तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग को देखना पड़ेगा इस मितान योजना का। देखिए, आज आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग अपनी उपलब्धियों का भी महिमा मंडन करेंगे, लेकिन आज भी आम जनता प्रशासनिक सेवाओं की प्राप्ति के लिए लगातार जूझती नजर आती है। लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे हैं जो सरकार की सेवाओं से जनता को अलग करते हैं। तो यह योजना एक तरीके का प्रशासनिक सरलीकरण है और इसके माध्यम से सरकार सीधे जनता को घर पहुंच सरकारी शासकीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। तो आइए देख लेते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बहुत सरल है कि शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराना। सरकार प्रशासनिक सरलीकरण ऑनलाइन माध्यम के जरिए भी कर रही है, लेकिन यह एक नया तरीका है और इसके जरिए मितान घर में शासकीय सेवाओं की उपलब्धता कराता है आम जनमानस को। और इस तरीके से सरकार का लक्ष्य है कि 100 शासकीय सेवाएं छत्तीसगढ़ के निवासियों को घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कितने तरीके की सेवाएं? तो 100 प्रकार की सेवाएं। तो आइए देखते हैं। ये उद्देश्य तो हम लोग जान गए कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना का उद्देश्य शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराना है। कितनी सेवाओं का लक्ष्य है? तो 100 सेवाओं का लक्ष्य है। आइए हम लोग देखते हैं कि यह कैसे काम करेगा। तो इसके देखने के लिए हम लोग आइए इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें एक मितान होगा, इसमें एक मितान होगा जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह मितान की नियुक्ति कौन करेगी? तो सरकार करेगी। ये जो मितान होगा यह मितान लोगों के घर तक जाएगा। घर तक कब जाएगा? जब यह व्यक्ति 14545 में कॉल करेगा और जो भी दस्तावेज या जो भी शासकीय सेवाएं उपलब्ध हैं अभी इसके तहत उसकी मांग करेगा। फिर छत्तीसगढ़ सरकार इस मितान को इसके घर भेजेगी और घर भेजने के बाद मितान सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करेगा और उन दस्तावेजों को लेकर पुनः अपने ऑफिस आ जाएगा, कार्यालय आ जाएगा। और कार्यालय में जांच परख सत्यापन के बाद जब दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो दस्तावेजों को ले जाकर पुनः इसके घर में उसको सबमिट कर देगा। तो किस तरीके की शासकीय सेवाएं हैं? जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र है, तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए यह व्यक्ति 14545 में कॉल करेगा, मितान आएगा, आय प्रमाण पत्र के लिए जितनी भी दस्तावेज जरूरी है उसको लेकर जाएगा, उसकी जांच परख करेगा, सत्यापन करेगा। प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात वो पूरे दस्तावेज लाकर इस व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा। आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, विवाह पंजीयन है, जन्म पंजीयन है, मृत्यु पंजीयन है, दुकान का गुमास्ता है, ये सभी सेवाएं इसके तहत दी जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ मितान योजना इस तरीके से काम करेगा। और यह काम कौन करेगा? छत्तीसगढ़ की कौन सी इकाई करेगी? तो नगरीय प्रशासन विभाग करेगा। बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री मितान योजना का क्रियान्वयन कौन सी संस्था कर रही है? तो नगरीय प्रशासन विभाग मंत्री शिव डहरिया जी इसके मंत्री हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, कब से हुआ है? तो 1 मई 2022 से इसकी शुरुआत की गई है। 1 मई 2022 इस दिन श्रमिक दिवस था। 1 मई 2022 इस दिन श्रमिक दिवस था। तो मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है? इसके तहत शासकीय सेवाओं की घर पहुंच उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। कौन कर रहा है? तो छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग कर रहा है। कब से कर रहा है? तो 1 मई 2022 से कर रहा है। और इसके तहत क्या की जाती है? तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, जन्म पंजीयन, मृत्यु पंजीयन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी यह योजना 14 नगर निगम में लागू है। अभी यह योजना 14 नगर निगम में लागू है और 14 नगर निगम में लागू है और इसके तहत अभी 13 सेवाएं उपलब्ध की जा रही हैं। इसके तहत अभी 13 ही सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और सरकार की योजना है कि ये 14 नगर निगम से इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार कर कर प्रदेश भर में लागू करना और इन सेवाओं की बढ़ोतरी करना भी है और इसको कहां तक ले जाना है? 100 तक, जैसा कि हम लोग उद्देश्य में पढ़े थे। तो आइए देखते हैं, ये देख रहे हैं 100 प्रकार की सेवाएं हैं, उद्देश्य आपके सामने है। वर्तमान प्रथम चरण में केवल 14 नगर निगम में लागू किया जा रहा है और 13 प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं। इसका भी विस्तार किया जाएगा, क्षेत्र को बढ़ाकर प्रदेश भर में लागू किया जाएगा और ये 13 प्रकार की सेवाएं हैं, इसको बढ़ाकर 100% तक ले जाया जाएगा। इसका शुभारंभ कब किया गया है? तो 1 मई 2022 से किया गया है और वह दिन विशेष था। क्यों विशेष था? कि उस दिन श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। कौन कौन सी सुविधाएं हैं? तो आप देख रहे हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और दस्तावेजी जो नकल है वो भी होगा, जन्म प्रमाण पत्र। ये सेवाएं आप देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जो लाभार्थी है वो 14545 में कॉल करेगा, मितान वहां जाएगा, दस्तावेज को लेगा, सत्यापन जांच प्रक्रिया के बाद जब दस्तावेज की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ले जाके दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र उदाहरण के लिए उस व्यक्ति को सौंप देगा। तो यह छत्तीसगढ़ मितान योजना आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष इसको लागू किया गया है और अभी केवल 14 नगर निगमों में लागू है और इसमें 13 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आइए इससे जुड़े सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो ये सवाल देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की तिथि क्या है? तो 1 अप्रैल 2022 नहीं है, 1 मार्च 2022 ये भी नहीं है, 1 मई 2022 ये सही है, 1 जून 2022 ये गलत है। तो यह प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में संचालित मुख्यमंत्री मितान योजना के विषय में सही है। मितान एक स्वास्थ्य परामर्शदाता है, गलत। परामर्शदाता तो नहीं है, वो शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कहां? घर तक। मितान एक प्रशिक्षण दाता है, बिल्कुल गलत। मितान मुख्यमंत्री को सलाह प्रदान करता है, बिल्कुल गलत। मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा जी हैं और तो ये क्या करता है? मितान, ये देख रहे हैं चौथा ऑप्शन सही है, मितान शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चौथा वाला सही उत्तर होगा। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, संभावना है। आइए चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है और बारिश पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा हुई है। छुटपुट छत्तीसगढ़ में आपदा की भी घटना हो रही है। छत्तीसगढ़ में बिजली चमक और बिजली से मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रहती है। भूस्खलन के यहाँ मामले कम देखे जाते हैं, लेकिन बिजली से मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रहती है। तो अभी जो हमारा राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग है, कई प्रकार की सूचनाएं जारी कर रहा है। तो आपको छत्तीसगढ़ राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग को भली भांति समझ लेना यह आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप इसके संदर्भ में आने वाले समय में बार बार खबर पढ़ते रहेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि यह क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आपदा से शुरुआत करेंगे। कुछ आपदा आप अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। कहां? अखबारों में और कहां? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। कुछ आपदा हैं जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा, तूफान,
चक्रवात, सूखा, कोई दुर्घटना हो जाती है, बस दुर्घटना हो जाती है। जांजगीर चांपा के एक ट्यूबवेल में एक बच्चा ही अंदर चला गया था, कोई दुर्घटना हो जाती है। जब कोई उपेक्षा कर दी जाती है, भोपाल गैस त्रासदी, और आप क्या देख रहे हैं तो हीट वेव, ग्रीष्म लहर, और ये कुछ आपदा आप जानते होंगे। तो इस आपदा को जरा देखिए आप, ये जो आपदाएं होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा यहाँ पर अभी कि ये बाढ़ है, तूफान है, चक्रवात हो गया, चक्रवात, और सूखा, और भी कई प्रकार के हो सकते हैं, भूस्खलन, कोरोना महामारी, कोविड-19, ये कई प्रकार की आपदाएं हैं। इन आपदाओं को देखेंगे तो इन आपदाओं के कारण क्या रहते हैं? ये आपदाओं के कारण रहते हैं प्राकृतिक, जब भारी बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, तो प्राकृतिक है। मानवीय कारण, जब नाली जाम हो जाते हैं तब भी शहरों में पानी जमा हो जाता है, वो मानवीय कारण है। जब कोई दुर्घटना घट जाती है, बस गिर जाता है कहीं पर, तब वहां आपदा आ जाती है। या जब कभी उपेक्षा कर दिया जाता है, रख रखाव की उपेक्षा की जाती है, प्रोटोकॉल की उपेक्षा की जाती है, तब भी त्रासदी आती है, भोपाल गैस त्रासदी। तो ये कारण होते हैं, यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं। हालांकि कोरोना महामारी तो पूरे विश्व भर में फैला था, लेकिन आमतौर पर जो आपदाएं होती हैं किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। ये जब आपदाएं आती हैं तो मानवीय पीड़ा होती है, मानवीय पीड़ा होती है, जीवन की हानि होती। इसका परिणाम क्या होता है? जीवन की हानि, मानवीय पीड़ा, संपत्ति का नुकसान, संपत्ति का नुकसान होता है साथियों। और क्या होगा आप देख रहे हैं, तो ये सारे परिणाम हो सकते हैं। आगे आप देखेंगे तो जब ये परिणाम होते हैं और प्रभावित क्षेत्र के समुदाय लोग इस खतरे से निपटने से असक्षम होते हैं, इस आपदा से उत्पन्न खतरा ऐसा होता है कि निपटने में वो सहायक नहीं होते हैं। तो आप ही जरा विचार कीजिए मन में, क्या इन सबको देखते हुए आपदा प्रबंधन की जरूरत नहीं पड़ती? क्या पड़ती ही है। इन सबको देखते हुए हम लोगों को आपदा का प्रबंधन करना चाहिए। तो आइए अब इसी को जोड़ेंगे तो आपका परिभाषा बन जाएगा साथी। इसी को जोड़ेंगे तो आप परिभाषा तैयार कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग, ये देखिए परिभाषा क्या है। आपदा, आपदा किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट या विपत्ति अभिप्रेत है। यानी कि आपदा किसी क्षेत्र में होगा, कारण होंगे प्राकृतिक, मानवकृत, दुर्घटना हो सकता है या उपेक्षा हो सकता है। तो ऐसी और जब ऐसी स्थिति आ जाती है जो महाविपत्ति वाली होती है तो उसको हम लोग आपदा कहते हैं। यह एक अप्रत्याशित घटना होती है जिसका परिणाम क्या होता है? सार्वजनिक जीवन की हानि हो जाती है, मानवीय पीड़ाएं, संपत्ति का नुकसान होता है, पर्यावरण का भी अवनयन होता है, पर्यावरण का भी अवनयन होता है, ध्यान में रखेंगे तो, और समुदाय सामना करने की क्षमता नहीं रखता। तो अगर हम लोग जब भी साथियों आपदा आती है तो अपार जनधन की हानि होती है, और अगर इस अपार जनधन की हानि से हमें बचना है तो हमें आपदा का प्रबंधन करना पड़ेगा। तो आइए, आपदा आप जान गए आपदा क्या होती है। आपदा का कारण मानव हो सकता है या प्रकृति हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है या कोई उपेक्षा हो सकता है। इसके परिणाम क्या होते हैं? तो मानवीय पीड़ा होती है, लोगों की जान जाती है, संपत्ति का नुकसान होता है, पर्यावरण का उन्नयन होता है, और इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावित जो समुदाय होता है वो सक्षम नहीं होता है। तो सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपदा का प्रबंधन करे। तो आपदा का प्रबंधन कैसे करेगी? आपदाओं का रोकथाम, प्रिवेंशन, शमन,
तैयारी एवं आपदाओं का रोकथाम, शमन, तैयारी एवं ये हो गया प्रिवेंशन, ये हो गया मिटिगेशन, ये हो गया प्रिपेयर्डनेस। इन सब के लिए एक एकीकृत, और यहाँ पर आप जोड़ लेंगे क्या, प्रतिक्रिया। आपदाओं के रोकथाम, शमन, तैयारी एवं प्रतिक्रिया के लिए एक एकीकृत व्यवस्था, एक एकीकृत प्रक्रिया जो सतत हो, वही क्या कहलाता है, तो आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो आपदा प्रबंधन आप देख रहे हैं, आपदा प्रबंधन से योजना, संगठन, समन्वय या फिर क्या कार्यान्वयन का निरंतर और एकीकृत प्रक्रिया। तो आपदा प्रबंधन क्या है, वो जो आपदा आने वाली है उसको हम लोग रोक सकें, उससे होने वाली क्षति को कम कर सकें, उसका मतलब होता है समन, मिटिगेट कर सकें, जो डिग्री ऑफ लॉस है उसको कम कर सकें, तैयारी करके रखें, पहले से ही एनडीआरएफ की टीम उतार दी जाए, पहले से ही जो जरूरी सामानें हैं उसको इकट्ठा कर ली जाए। और क्या, प्रतिक्रिया का मतलब क्या है, सर्च किया जाए, जल्दी जल्दी रेस्क्यू किया जाए, उसके लिए हम लोगों को मॉडर्न इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये आपदा प्रबंधन के हिस्से हैं। तो अभी ये आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपको महसूस हो रही होगी इन सब जानकारी को प्राप्त करके। तो सरकार को भी ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे भी आपदा का प्रबंधन करना चाहिए। इसके लिए वर्ष 1999 में एक हाई पावर कमेटी बैठाई गई थी। वर्ष 1999 में इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बैठाई गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया। फिर वर्ष 2001 में 26 जनवरी जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन जो भुज था, भुज में भूकंप आया और देखते ही देखते पूरा भुज कुछ सेकंड में मलबों में तब्दील हो गया। तब सरकार को एहसास हुआ कि इस देश में आपदा प्रबंधन की एक गहन जरूरत है। इसको देखते हुए सरकार ने वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित किया। सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए, इससे होने वाली क्षति को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जिसके अध्यक्ष रहेंगे प्रधानमंत्री। चेयरपर्सन कौन रहेंगे, तो प्रधानमंत्री। इसी तरीके से राज्य स्तर पर एसडीएमए की स्थापना की गई और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना जिला स्तर पर की गई। इसके तहत ही एक बल बनाया गया एनडीआरएफ राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य स्तर पर एसडीआरएफ बनाया गया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल। तो केंद्र स्तर पर एनडीआरएफ, राज्य स्तर पर एसडीआरएफ। तो इसी के तहत बनाया गया था एक एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। यहाँ एफ फॉर फोर्स है, जबकि यहाँ एफ फॉर फंड है। एक इसके वित्तयन के लिए, इसको फाइनेंस करने के लिए एक निधि भी बनाई गई है, जिसे राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जो हम लोग का विषय है वो है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो इसको हम लोग को देखना है। आइए थोड़ा इसको देखते हैं। इसको अगर आप देखेंगे साथियों, तो हर राज्य को ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005
2005 के तहत, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी धारा 3 के तहत केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करती है और हर राज्य को उस अधिसूचना के पश्चात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करना होता है। तो छत्तीसगढ़ ने भी सन 1 अगस्त 2007 को छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1 अगस्त 2007 को। बहुत महत्वपूर्ण, इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 2007 को छत्तीसगढ़ राज्य प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना हुई। इसको बोल्ड अक्षर में भी लिखा गया है, ध्यान देंगे आप। अभी ये जो प्राधिकरण है इसकी संरचना ठीक जैसे केंद्र में होती है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसी तरीके से जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहती है उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहते हैं। यानी छत्तीसगढ़ के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसके उपाध्यक्ष होते हैं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री और इसके सचिव, और राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ही इसके एसडीएमए के भी सचिव होते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे संरचना में साफ साफ लिखा है राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे वही इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे और जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग होगा उसके मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। ये देखिए पदन उपाध्यक्ष लिखा हुआ है। और सचिव किसके सचिव? राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ही सचिव इस प्राधिकरण के सचिव होंगे। छत्तीसगढ़ में इसको आप लिख लीजिएगा, ये है, आप ले लें स्क्रीनशॉट जैसे भी, ये आपके लिए जरूरी है। ये आप देख रहे हैं राज्य आपदा मोचन बल, छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। 2016 में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राज्य आपदा मोचन बल, छत्तीसगढ़ में इसकी 7 टीमें हैं। तो 5 टीमें तो पांचों संभाग के मुख्यालय में स्थित है, यानी कि सरगुजा में एक, बिलासपुर में एक, दुर्ग में एक, रायपुर में एक, बस्तर में एक, बच जाती हैं 2 टीमें। ये जो इसमें से 5 टीमें हैं वो संभाग मुख्यालय में तैनात हैं, संभाग मुख्यालय में तैनात हैं। जबकि जो 2 टीम है, इस 2 टीम का एक टीम है कहाँ? रायपुर में, और दूसरा टीम है बिलासपुर में। ये देख रहे हैं 2 टीम, एक रायपुर में और दूसरा बिलासपुर परसदा में। बाकी जो 5 टीमें हो जाती हैं वो संभागीय मुख्यालय में रहती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2016 में की गई थी। आगे है, आप देख रहे हैं राज्य आपदा निधि कोष, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, 2010 में की गई थी। और यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है कि इस निधि में पैसा कौन डालता है, तो इस निधि में 75% पैसा केंद्र सरकार लगाती है। देख रहे हैं 75% पैसा केंद्र सरकार और 25% पैसा राज्य सरकार लगाती है। आगे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ने राज्य आपदा समन निधि भी किया है। ये 2020-21 में ही इसको सरकार ने इसका गठन किया है, राज्य आपदा समन निधि का। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जिला स्तर पर भी किया गया है, क्योंकि ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उसमें ये कहा गया है कि हर राज्य जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगा और इसमें एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य हो सकते हैं। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं जिला वाले के, कलेक्टर होते हैं या जिला मजिस्ट्रेट, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। जब वो रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता है तब उसको कलेक्टर कहते हैं, और जब वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का काम करता है तब उसको जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो जो DDMA है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं और इस अथॉरिटी में 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं। इसी तरीके से एक बात यहाँ और था, वो भी आपको गौर करना चाहिए। ये जो प्राधिकरण है इसमें टोटल एक, देखिए ये जो SDAMA है,
SDMA है, इसमें टोटल एक चेयरपर्सन होता है यानी अध्यक्ष होता है जो CM होते हैं, और इसमें 9 सदस्य और हो सकते हैं, 9 मेंबर। तो ये भी ध्यान रखेंगे, स्ट्रेंथ भी पूछा जा सकता है, एक अध्यक्ष और 9 से अधिक उतने सदस्य होंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट या किसी माध्यम से आप इसको लिख लीजिए, यह आपके काम आएगा। तो ये देख रहे हैं आप, इसको लिख लीजिएगा। आगे इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग, इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? NDMA, यहाँ ए छूट गया है साथियों। NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस अधिनियम में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्राधिकरण की निर्माण का प्रावधान है, ये भी सही है और ये भी सही है। NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही तो होते हैं, और इस अधिनियम में देखिए तीनों स्तर पर, केंद्र स्तर पर NDMA और राज्य स्तर पर SDMA और जिला स्तर पर DDMA की बात की गई है, तो ये भी सही है। आपदा प्रबंधन मोचन निधि के गठन की भी व्यवस्था इस अधिनियम में है, तो ये भी है। NDRF की भी व्यवस्था है, NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, और एक बार इसी में फोर्स जुड़ता है, एक बार इसी में फंड जुड़ता है, तो इसकी भी बात कही गई है अधिनियम में। तो यानी कि उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री गलत है, ये गलत है, देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री ये सही है, ये भी गलत है। और राज्यपाल तो होते ही नहीं है, कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर सन 2005 को तो अधिनियम ही बना था, आपदा प्रबंधन अधिनियम, तो ये गलत है। 1 अगस्त 2006, ये भी गलत है। तारीख सही है लेकिन ये जो ईयर है गलत है, तारीख और ईयर दोनों गलत है। 1 अगस्त 2007, 1 अगस्त 2008, यहाँ ईयर गलत है, तारीख सही है, और यहाँ पर तारीख और ईयर वर्ष दोनों सही है, इसीलिए विकल्प तीसरा होना चाहिए। तो अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, अगली एपिसोड में मिलेंगे नए सुर्खियों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।